हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। मैं श्वेता जायसवाल आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आरबीएस क्लासेस द परीक्षा रूम में स्वागत करती हूँ। एज यूजुअल हम अपने नए टाइम पे अपने 15 क्वेश्चंस के साथ फाइट तो करते ही करते हैं। अभी क्या है कि आज कुछ नया है, कुछ क्वेश्चंस नए हैं जो आपके कल एग्जाम हुए थे यूपी पीसीएस में। उसमें जो क्वेश्चंस आए हुए थे लगभग 16 से 17 क्वेश्चंस जो आपके साइंस के आए हुए थे, उनमें ऑलरेडी कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे, लाइक 5 से 6 क्वेश्चंस ऐसे थे जो हमने ऑलरेडी अपने मॉर्निंग के प्रैक्टिस सेट में कर चुके हैं। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे कि उन सारे क्वेश्चंस के आंसर की क्या है, जो राइट ऑप्शन क्या है, या फिर रॉन्ग हुए तो आप लोग उसको मैच जरूर करा लीजिएगा कि कौन से क्वेश्चंस आपके राइट हैं और कौन से आपके रॉन्ग हैं। सो अगर राइट हुए सो दैट्स रियली गुड, अगर रॉन्ग हुए तो उस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि हाँ, यहाँ पे आपका रॉन्ग नहीं होना चाहिए। तो एज यूजुअल हम फिर से भाई अपने क्वेश्चंस को देखेंगे कि आखिर ये क्वेश्चंस थे कौन से, और जिन्होंने भी अटेम्प्ट कर रखा है, जिन्होंने भी कल एग्जाम दिया हुआ यूपी पीसीएस का, वो काफी थैंकफुल भी होंगे कि हाँ, उनके सारे जो क्वेश्चंस थे वो लगभग काफी से काफी मैच हो रहे थे। एंड उसके बाद अगर हम कुछ चीजें और देखें तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो क्वेश्चंस थे और उनका जो लेवल था वो काफी हमारे प्रैक्टिस सेट से मैच करता हुआ। कितने सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो हमने प्रॉपर ऑप्शंस के थ्रू खेल के हमें एक्सप्लेनेशन करना था, ठीक। तो उनके हिसाब से हम सारे देखते हैं कि किस तरीके से हमारे क्वेश्चंस में आए हुए थे और किस तरीके से हमें उन्हें सॉल्व करना था। और अगर कहीं रॉन्ग हुए हैं तो उनको प्लीज आप नेक्स्ट टाइम के लिए जरूर ध्यान में रखिएगा कि वो रॉन्ग नहीं हो। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे और हमें किस तरीके से उन्हें आंसर, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये था कि लगभग फिलहाल मैंने तो ट्राई किया था कि मैं पूरे के पूरे क्वेश्चंस पेपर ही आपके पास ले आऊं, बट प्रॉब्लम ये थी कि क्वेश्चंस पेपर के जो फॉन्ट था, जो उसका फॉर्मेट था, वो प्रॉपर तरीके से आ नहीं पा रहा था। इस वजह से हम अपनी क्लासेस को इस तरीके से ले आ रहे हैं, अदरवाइज हम मॉर्निंग में ही क्लास आपकी ले चुके होते। चलिए तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि बैसिलस हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा का कारक क्या है। द बैसिलस हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा काज निमोनिया, काली खांसी, इन्फ्लुएंजा या छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस, आपका एक तरीके का जो ब्रेन डिजीज होता है, ब्रेन फीवर कहते हैं जिनको हम सिंपली, वो। इनमें से आपने ऑप्शन क्या चूज कर रखा है ये आप मुझे बताएंगे, एंड इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि विच इज द रॉन्ग, विच इज द राइट। सो फर्स्ट हम फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं। द बैसिलस हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है किसका, इसकी वजह से कौन सी डिजीज होती है, निमोनिया, whooping कफ, इन्फ्लुएंजा, या फिर छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस, या फिर जो मस्तिष्क ज्वर होता है बच्चों को जनरली हो जाता है, कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है ये चीज, तो वो होता है किन की वजह से। चलिए तो शुरू से हम थोड़ी चीजें अब डिस्कस कर लेते हैं कि, क्योंकि सारे ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, एंड उसके बाद जो भी जरूरी है वो हम जो ऑप्शन आपका राइट होगा उन पे वर्क करेंगे, ठीक है। तो निमोनिया की बात करें तो निमोनिया आपका किसकी वजह से होता है, ये बैक्टीरिया की वजह से आपका फैलता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। उस बैक्टीरिया के नाम की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया आपका होता है कौन सा, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। इसके कारण आपका जो निमोनिया है वो इस बैक्टीरिया के कारण होता है। वूपिंग खांसी की बात करें तो आपका होता है, ये भी बैक्टीरिया की वजह से होता है, ये आपका होता है बोर्टेला पर्टुसिस, ठीक, ये भी आपका इसकी वजह से होता है। इन्फ्लुएंजा की बात करें तो आपकी इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है। इसके बाद आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि जो बैसिलस हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा है वो किसका कारण है, किस इसमें से कौन से डिजीज हो, तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा। जिन्होंने भी ऑप्शन डी लगा रखा है उन सभी का ऑप्शन राइट होगा कि जो बैसिलस हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा किसका कारक है, छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस या फिर मस्तिष्क ज्वर के एक स्वरूप का। चलिए जिन्होंने भी ये ऑप्शन डी ऑप्शन चूज किया उनके लिए बहुत बहुत कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा में, एडवांस में कांग्रेचुलेशन की उनकी तैयारी काफी अच्छी चल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डेंगू बुखार, ये तो लास्ट क्वेश्चन था, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने ये कर रखे हैं, ये सारे ऑप्शंस के बारे में हमने सब कुछ ही हमने ऑलरेडी इसमें कर रखा है, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखा है।
सो चलिए डिसीज के जितने भी क्वेश्चन, तो जब मैंने डिसीज की क्लास ली थी उसमें हमने सारा सब कुछ कर रखा है, उसी हिसाब से हम सारे क्वेश्चन को देख रहे हैं, उन्हीं के हिसाब से ही आ रहे हैं। सारे ऑप्शन के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो हमें चीजें समझ में आती है। निमोनिया, वूपिंग खांसी, इन्फ्लुएंजा, इन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। बच्चों में मैनेजाइटिस होता है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वजह से क्या हुआ कि एटलीस्ट अगर मान लीजिए आपने मैनेजाइटिस के बारे में बहुत कम पढ़ा या फिर नहीं भी पढ़ा, तो निमोनिया, वूपिंग, इन्फ्लुएंजा, इन सब के बारे में आपने पढ़ रखा है, किसकी वजह से होता है ये भी जानते हैं। तो अगर ऑप्शन से खेलने की बात आती है तो आप ऑप्शन 4 पे जाएंगे, जो कि आपका राइट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। डेंगू फीवर इज काज्ड बाय द बाइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉस्किटो? कौन से मॉस्किटो के काटने से जो है आपका डेंगू बुखार होता है? क्यूलेक्स, एशियन टाइगर मॉस्किटो, या फिर एनाफिलीज, या फिर एडीज? इनमें से कौन सा? अभी सिंपली बहुत ये क्वेश्चंस भी ऑलरेडी हमने कर रखा है, ये क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी कर रखा है। एंड बहुत प्राउड की बात होती है कि सारे क्वेश्चंस वही आते हैं जो हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, हम लोगों ने मतलब आपके प्रैक्टिस में करा रखे हैं, वो बहुत ज़्यादा प्राउड की मोमेंट होता है। सो द डेंगू फीवर इज काज्ड बाय द बाइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉस्किटो? क्यूलेक्स, एशियन टाइगर मॉस्किटो, या फिर एनाफिलीज, या फिर एडिस? इनमें से हमें देखना है कि कौन से मॉस्किटो के काटने से डेंगू होता है। तो चलिए थोड़ा सा पहले बाकी सारे उसके बारे में बात करते हैं। तो क्यूलेक्स जो होता है उसमें उस क्यूलेक्स के काटने से फाइलेरिया होती है, ठीक है, फाइलेरिया होती है। एशियन टाइगर मॉस्किटो में भी आपके लिए थोड़ा नया हो सकता है, जैसा मुझे लग रहा है। एशियन जो आपकी ये टाइगर मॉस्किटो है ये आपके लिए थोड़ा सा नया हो सकता है, जस्ट बिकॉज इसमें एक जो जीका वायरस, इसके काटने से एक जीका वायरस होती है, ये जीका वायरस है, जो कि जिनमें भी अगर जीका वायरस की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, वो उनमें क्या होता है कि पहले तो नर्व सिस्टम पे अटैक करते हैं, या तो फिर उनमें या मिसकैरेज हो जाता है। ऐसी चीज़ों पे मतलब काफ़ी बहुत पुराने टाइम में ये इसको देखा गया था। एशियन टाइगर मॉस्किटो जो आपके काटने से कौन सी वायरस फैलती है? जीका वायरस। थर्ड अगर हम बात करें एनाफिलीज, तो एनाफिलीज से सिंपल सी बात है, एनाफिलीज से हमारी मलेरिया होती है, ठीक। एनाफिलीज से आपकी मलेरिया होती है। और लास्ट में हमारा ऑप्शन क्या बचता है? डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, एडीज, ठीक। एडीज के काटने से आपके डेंगू बुखार होता है। एनाफिलीज की बात करते हैं, फीमेल एनाफिलीज के काटने से आपके मलेरिया हो जाते हैं। सारे ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एटलीस्ट हमें सारे ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए, किन से कौन सी डिजीज होती है। डिजीज वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जिस वजह से मैं एक भी क्वेश्चन या एक भी ऑप्शन छूटना नहीं चाहती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने कि निम्नलिखित में से कौन सा हरित गृह गैस नहीं है? इसमें अगर हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा जो है हरित गृह गैस नहीं, मतलब ग्रीन गैस, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, वो बताना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ये क्वेश्चंस भी आपका आया हुआ था। सो इनमें से आप ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि इसमें नॉट पूछा है, कौन है ये नहीं पूछा है, नॉट पूछा है। इसमें लगभग आप देखते हैं कि क्या सबने आंसर कर रखा है। इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका मीथेन दे रखा है, ऑर्गन दे रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन दे रखा है। तो इसमें अगर हम बात करें तो सबने ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में हमने कब पढ़ा था? जब हमने पॉल्यूशन पढ़ा था ना, पॉल्यूशन जब हमने कंप्लीट किया था, या कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हमने उसमें प्रैक्टिस सेट्स में कर रखे हैं। इवन शाम के जो मैराथन क्लासेस हुई थी उनमें भी मैंने ग्रीन हाउस के बारे में डिस्कस किया था। उस पॉल्यूशन में भी आपके ग्रीन हाउस के बारे में डिस्कस की गई थी। तो मीथेन उसमें पाई जाती है, मीथेन गैस होती है, मतलब हरित गैस मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन जो है। ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो ग्रीन हाउस गैसेस है, बट आर्गन जो होता है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑर्गन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है? विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज बायोडिग्रेडेबल? अगर इनमें सिंपली अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज बायोडिग्रेडेबल? सो एल्यूमिनियम फॉयल, ग्लास बॉटल, वूल, या प्लास्टिक का? कुछ फर्स्ट हम अगर बायोडिग्रेडेबल की बात करें तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि अर्थ पे ये जाके मतलब नेचुरली उनका डिकम्पोजिशन हो जाना, मतलब डिकम्पोज हो जाना, और वो मतलब अर्थ को हार्म नहीं करती। तो आपका पहले तो बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा। एंड उसमें से आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा पदार्थ है, जो कौन सा मटेरियल है जो बायोडिग्रेडेबल है, वो बताना है आपको इसमें।
भी बायोडिग्रेडेबल की बात करें वो अर्थ में खुद ही मतलब डिकम्पोज हो जाते हैं और वो अर्थ को हार्म नहीं करते हैं, वो आपके बायोडिग्रेडेबल हो जाएंगे। एल्यूमिनियम फॉयल की बात करें तो ये एल्यूमिनियम फॉयल खुद से डिग्रेड नहीं होता, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। कांच की बोतल को बात करें तो कांच की बोतल ब्रेक हो जाती है बट ये काफी समय तक रहती है, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ऊन और प्लास्टिक कप में अगर देखा जाए तो ऊन जो है, ऊन की अगर हम बात करें तो ऊन क्या होता है, किससे मेड होता है, ऊन आपका होता है कैरोटीन प्रोटीन से बना होता है। जितने भी वुलन के क्लॉथ्स होते हैं वो कैरोटीन प्रोटीन से होते हैं, ठीक है, जो कि आप ये कह सकते हैं जो कि हमारे जो हेयर्स जिसके बने होते हैं ना, हेयर्स जो कैरोटीन प्रोटीन के बने होते हैं। सॉइल और वाटर की से सॉइल एंड वाटर कैन ब्रेक डाउन, इनको क्या कर सकते हैं, ये इनको ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है। जितने भी आपके वुलन्स मैटर होते हैं, जितने भी वुलन्स मैटर होते हैं ये उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि वुल जो है वो आपका बायोडिग्रेडेबल होगा, प्लास्टिक कब भी बायोडिग्रेडेबल नहीं है क्योंकि ये काफी समय तक, ये जितने भी आपके तीनों मटेरियल हैं वो बायोडिग्रेडेबल बिल्कुल नहीं है, काफी समय तक रह जाते हैं। वूल जो है वो उस कैरोटीन प्रोटीन का बना होता है, जो मतलब उससे मिलकर बना होता है, जो कि हमारे हेयर्स जिसके बने होते हैं। एंड ये सॉइल और वाटर जो उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, जितने भी वुलन मटेरियल होते हैं, जिन्हें भी वुलन मैटर होते हैं, जितने भी आपके वुलन मैटर होते हैं उन सभी को, ठीक है। तो सिंपली अगर बात करें तो वुल, जिन लोगों ने भी उनको टिक करा होगा उन सभी का आंसर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इनमें से which of the following is pair is not correct match, नॉट की बात हो रही है, ठीक है। आपका इसमें सिंपली देखना है कि which is not correct। ऑक्सीटोसिन की बात करें, हार्मोन्स, न्यूप्रीन की बात करें तो स्पेशलाइज्ड रबर, रेयॉन की बात करें मॉडिफाइड स्टार्च, एस्पिरिन की बात करें तो आपका सिंथेटिक स्वीटनर। क्या आंसर आप लोगों ने लगाया इसमें बताइएगा, क्या आंसर लगाया है आप सभी ने इसमें। आई होप सबका ही राइट किया होगा, सबको अगर मैं देखूं इसमें से तो लगभग सबने राइट किया होगा। सो ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, यस राइट है। न्यूप्रीन की बात करें तो ये एक स्पेशलाइज्ड रबर है, राइट है, ये भी आपका राइट है। रेयॉन की बात करें तो ये क्या है, ये आपका मॉडिफाइड स्टार्च नहीं है, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि सही करेक्ट मैच नहीं है। तो रेयॉन क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। तो रेयॉन आपका एक टेक्सटाइल फाइबर है, क्या है, टेक्सटाइल फाइबर है, ठीक है, जो कि किससे बना होता है, मेड फ्रॉम रीजनरेटेड सेलुलोज, किससे, रीजनरेटेड सेलुलोज से, ठीक है, रीजनरेटेड सेलुलोज से बना होता है। एंड एस्पार्टमेंट की बात करें तो सिंथेसाइज्ड स्वीटनर होता है, विच इज द राइट। और इसकी बात करें तो ये 200 टाइम्स स्वीटनर होता है सुक्रोज से। किसकी बात कर रहे हैं, जो कि आपके सिंथेटिक स्वीटनर है। एस्पार्टमेंट की बात करें, एस्पार्टमेंट की बात करें तो आपका सिंपली ये क्या होता है, 200 टाइम मोर स्वीटनर होता है इन मतलब सुक्रोज के। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन आपका रेयान हो जाएगा, जो कि टेक्सटाइल फाइबर है, मेड फ्रॉम द रीजनरेटेड सेलुलोज। जिन्होंने भी सी ऑप्शन टिक किया उन सभी का राइट होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि नीचे दिए गए यौगिक में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। which among the following compounds is main constituent of natural gas। इनमें से आपको मुझे ये बताना कि कौन सा जो नेचुरल गैस का मुख्य constituent है। which among the following compounds is the main constituent of natural। ये क्वेश्चंस भी ऑलरेडी हमें, मुझे जहाँ तक याद है, ये इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस हम लोगों ने कर रखे हैं। तो which of the following compounds is the main constituent of natural gas। नीचे दिए गए यौगिक में कौन सा प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। बेंजीन की बात करें, ब्यूटेन की बात करें, या फिर मीथेन की बात करें, या हेक्सेन की बात करें, इसमें देखा जाए तो आपका जो ये जो ब्यूटेन है ना, ब्यूटेन एंड आपका ये हेक्सेन जो होता है ये आपका हाइड्रोकार्बन होता है। ब्यूटेन एंड हेक्सेन आपका क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है ना।
ब्यूटेन एंड हेक्सेन आपका हाइड्रोकार्बन होता है, एंड मीथेन जो आपका कंस्टिट्यूएंट नेचुरल गैस प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या होता है, मीथेन एंड एथेन। मीथेन एंड एथेन आपका जो क्या होता है, नेचुरल गैस का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, एंड उसमें कुछ आपके हाइड्रोकार्बन्स के भी कंसिस्ट करते हैं, ठीक, और आपके कंटेन करते हैं। ऑल्सो आपके ब्यूटेन एंड हेक्सेन। इसके अलावा और बात करें तो आपका हो जाएगा प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। ये सभी आपके जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो उसमें कंटेन, मतलब वो आपके कंटेन करते हैं, ठीक। तो अगर आप लोगों ने मेथेन ऑप्शन लगाया है तो राइट नीचे दिए गए यौगिक में कौन सा एक प्राकृतिक गैस मुख्य अवयव में है, इसमें से मेथेन, एथेन तो दिया नहीं है, तो मेथेन एंड एथेन ये दोनों ही होते हैं, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट द करेक्ट मैच। ये भी आंसर आप लोगों ने राइट किया हो, क्योंकि इसके बारे में भी हम सब ने डिस्कस कर चुके हैं, जितने भी हमने फिजिक्स के क्वेश्चंस उनके यूनिट्स के बारे में हमने कंप्लीट कर लिया है। एंड इसमें अगर हम बात करें, जब हम लोगों ने फिजिक्स का क्वेश्चंस करा था, फिजिक्स की जब मैराथन हुई थी, उसमें हमने सारे एसआई मात्रक, सारे यूनिट सब कुछ कर रखे थे इसमें। तो इसमें अगर हम बात करें तो हीट जूल से मैच करता है, यस ये आपका राइट है। रेडियो एक्टिव, चलिए इसकी बात करते हैं। प्रेशर जो है वो पास्कल का यूनिट होता है, मतलब पास्कल जो है प्रेशर का यूनिट होता है। डायप्टर जो है ये आपका भी पावर लेंथ से कनेक्टेड है, एंड जूल भी हीट से कनेक्टेड है। सो एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की बात करें तो ये क्यूरी से मैच नहीं करता है। इसके आंसर की बात करें तो ये आपका किससे मैच करता है, बी क्वेरल। इनको बी क्विल के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से, बी क्वेरल के नाम से भी जानते हैं। जैसे आप ये कह सकते हैं कि एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का जो यूनिट है वो आपका बी क्वेरल होता है। एंड एक चीज और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि मेजरिंग द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, इनका होता है क्यूरी। इनका क्या होता है, इनका होता है क्यूरी, है ना, इनका होता है आपका क्यूरी। और अगर एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की बात करें तो उनका होता है क्या, बी क्वेरल, ठीक है, बी क्वेरिकल, ठीक है। ये अगर आपने सेकंड ऑप्शन लगा रखा होगा तो इनमें सारे सेकंड ऑप्शन आपके राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज मेनली कंपोज्ड बाय, किससे मिलके बनी होती है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस मुख्यतः किससे मिलके बनी होती है वो बताना है आपको। तो इथेन से, मीथेन से, ब्यूटेन से या फिर प्रोपेन से। ऐसा होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस किससे मिलके बनी होती है, एथेन से, मीथेन से, ब्यूटेन से, प्रोपेन से। तो आपका जो ये मिलके बनी होती है वे आपसे मीथेन से मिलके बनी होती है, CH4। किससे मिलके बनी होती है, मीथेन से बनी होती है। जिन लोगों ने भी मीथेन लगाया होगा उन सभी का राइट ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चंस भी हमने ऑलरेडी कर रखे हैं, क्योंकि उसमें हम लोग गैसेस के बारे में जब हमने डिस्कस किया था तो मीथेन एंड CNG गैस के बारे में भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो लगभग अगर हम बात करें अपने क्वेश्चंस की तो कितने क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं, लाइक ये फर्स्ट हमने ऑलरेडी 1 2 3 एंड आपके 4 5 6 एंड लगभग 8 क्वेश्चंस में 7 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, विच इज़ रियली कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा आप मतलब मेहनत के साथ अगर वो निकल के आते हैं ना कि हाँ हम लोगों ने जो पढ़ा रखा है आप लोगों को वही सारे क्वेश्चन सब आते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है कि हाँ क्वेश्चंस आपके वही जो फंसे जो हम लोगों ने पढ़ा रखा है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करें कि हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा को अधिकांश स्रोत संग्रहित और सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है, पूछा है। क्वेश्चन जरूर ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन आपका पूछ रहा नहीं है। Most of the source of energy we use represent stored solar energy. Which of the following is not ultimately derived from the sun energy? कौन सी जो है जो सन एनर्जी से नहीं मिलती है, पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी,
जियोथर्मल एनर्जी या फिर न्यूक्लियर एनर्जी, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी नहीं। सो अगर राइट ऑप्शन की बात करें तो थोड़ा सा हम जियोथर्मल की बात कर लेते हैं, विच इज राइट ऑप्शन आपका थर्मल या जियोथर्मल होगा। इसके बारे में थोड़ी सी चीजें हम जान लेते हैं कि ये क्या होता है। ये हीट एनर्जी है, इट्स हीट एनर्जी obtained from within the अर्थ। कहां से मिल रही है? ये आपको अर्थ से मिल रही है, जो कि सोलर एनर्जी से कंटेन नहीं होती है, सोलर एनर्जी से डिराइव नहीं होती, तो आपका जियोथर्मल्स हो जाएगा एनर्जी जो कि आपको अर्थ से मिलती है ना। जो हीट एनर्जी होती है वो कहाँ से मिलती है? हीट एनर्जी आपको अर्थ से मिलती है। आपका 9 क्वेश्चन का ऑप्शन हो गया। थर्ड आपका राइट ऑप्शन है सल्फर ड्रग्स निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है? सल्फर ड्रग्स इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रग। इसमें आपको ये बताना है कि जो सल्फर ड्रग्स होती है वो किस टाइप की जो ड्रग्स है, जिनमें इनमें से किस टाइम पे दिया जाता है? जलने पे या ज्वरनाशी पे, एंटीपायरेटिक पे, एंटीसेप्टिक पे, एंटीबैक्टीरियल पे या एनीलॉगिसिस पे। इन सब में से आपको ये ऑप्शन बताना है कि कौन सा। आई होप सबने ये काफी अच्छे से किया होगा, क्योंकि जो ये सल्फा ड्रग है निम्नलिखित सिंपल सी बात है, एक प्रॉपर तरीके का ड्रग्स है। जहां तक मुझे याद है इस ड्रग्स के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि ये आपके बैक्टीरिया से कनेक्टेड है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो है एंटीबैक्टीरियल। एंटीबैक्टीरियल आपका राइट ऑप्शन होगा। जो सल्फर ड्रग इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रग? इट्स एंटीबैक्टीरियल। एंटीबैक्टीरियल टाइप का ये सल्फा ड्रग्स माना जाता है। इनको एंटी बैक्टीरियल सल्फर ड्रग्स ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? बायोमास की बात करें कि जो आपके नॉट लिखा हुआ, इसमें भी जब मैंने शुरू की थी सारी चीजें तब भी मैंने आपको बार बार चीजें बताई थी कि जो नॉट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, कभी कभी बच्चे जो है बहुत जल्दी में करके क्वेश्चंस रॉन्ग करके चले आते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एग्जांपल ऑफ द बायोमास एनर्जी सोर्स? गोबर, कोल, वुड या फिर परमाणु एनर्जी। बायोमास की बात करें तो गोबर भी यूज होता है, कोयला भी यूज होता है, लकड़ी भी यूज होता है, बट अगर हम बात करें न्यूक्लियर एनर्जी की तो ये आपका बायोमास एनर्जी सोर्स नहीं है। तो जो न्यूक्लियर एनर्जी होगा वो आपका बायोमास एनर्जी सोर्स नहीं है। जिन्होंने भी 11th का डी लगाया उन सभी का आंसर राइट। चलिए, निम्नलिखित में से निम्नलिखित प्रकार की ऊष्मा इंजनों में, ये क्वेश्चन हमने हूबहू, मैं बोल रही हूँ हूबहू ये क्वेश्चन आया हुआ था। ये क्वेश्चन मैंने हूबहू सेम ऐसे यही क्वेश्चन करा रखा था कार्बोरेटर का यूजेस के बारे में कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हीट इंजन्स कार्बोरेटर इज यूज? पेट्रोल इंजन में या फिर बोथ डीजल और पेट्रोल में या फिर डीजल इंजन में या फिर स्टीम इंजन में? सिंपल, बहुत क्या बताऊं मैं, तो सेम से ऐसे क्वेश्चन आ जा रहा है ना, लग रहा है कि चलो पढ़ाई हमारी सफल हो रही है, आप लोगों के साथ में भी हमारा लोग का पढ़ाना बहुत सफल हो रहा है। चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हीट इंजन कार्बोरेटर इज यूज? तो आई होप सब लोगों ने काफी राइट ऑप्शन किया होगा। तो जो हमारा कार्बोरेटर इंजन है, हीट इंजन है, कहाँ पे यूज होता है? वो होता है आपके पेट्रोल इंजन में। ये हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस भी कर लिया है, कार्बोरेटर होता क्या है और ये यूज कहाँ होता है। यूज आपका कहाँ होता है? ये आपका होता है पेट्रोल इंजन में यूज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि थर्मोडायनेमिकली रूप में कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? थर्मोडायनेमिकली द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ द कार्बन इज, कौन सा जो है वो आपका मोस्ट स्टेबल कार्बन है? फर्स्ट अगर हम बात करें तो सब में कार्बन पाया जाता है, ऐसा कोई नहीं है कि जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता है। ठीक, तो अगर इनकी बात करें कि किसमें कार्बन मतलब जो स्टेबल के रूप में स्टेबल होते हैं उनकी बात करते हैं। ठीक, तो जो हम इसकी बात कर रहे हैं, जो कार्बन की बात करें जो कि स्टेबल होते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस और देख रही हूँ कि लगभग क्या हमने क्वेश्चंस ऑलरेडी कर रखे हैं, तो मैं क्वेश्चंस आपको लिख के करा देती हूँ, क्योंकि लग रहा है मुझे लग रहा है कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, है ना? कुछ क्वेश्चंस हमारे इसमें छूट गए हैं, तो उनकी हम बात कर लेते हैं, थोड़ी सी इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि आखिर क्वेश्चंस हमने वो कर रखे हैं नहीं। या तो अगर अभी नहीं मिल रहा है ना, तो मैं उसको जो मॉर्निंग में हम क्वेश्चंस करते हैं ना, उनमें मैं करा दूंगी आपको, उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। अभी के लिए देख लेते हैं कि आपका ये जो थर्मोडायनेमिकल द मोस्ट स्टेबल कार्बन फॉर्म ऑफ द कार्बन इज ग्राफिक या कोल या डायमंड या फिर फ्लोरेसेंस। इसमें बात करें तो सभी में कार्बन पाया जाता है, बट सबसे स्टेबल किस में होगा? सबसे आपका स्टेबल होता है ग्रेफाइट्स में।
जिन्होंने भी राइट ऑप्शन बना रखा उन सभी का ऑप्शन राइट होगा। 3-4 क्वेश्चंस आपके रिमेन बच जा रहे हैं, ठीक है, 3-4 क्वेश्चंस आपके बचे हैं जितना मुझे लग रहा है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस नहीं टाइप हो पाए हैं, सारे क्वेश्चंस नहीं, क्योंकि लगभग आपके 4 क्वेश्चन और 17 क्वेश्चन आए थे आप लोगों के यूपीपीसी से। जो 4 क्वेश्चंस बचे हैं वो मॉर्निंग में हम कर लेंगे फिर से, कल में या फिर नेक्स्ट क्लास में, या तो मैं कल ही उसको उसमें इंक्लूड कर दूंगी, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्लास में उसको इंक्लूड कर दूंगी, ठीक है। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं, आई होप सब में सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने राइट ही करके आए होंगे, कोई भी आपका क्वेश्चन छूटा नहीं होगा और सबको ये क्लियर हो गया होगा किस तरीके से क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं और सारे राइट कैसे हुए हैं। सो सभी को एडवांस में कंग्रेचुलेशन कि सभी के क्वेश्चंस बहुत सही हुए हैं, ठीक है। सो अभी के लिए जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने कर रखे हैं वो सारे आपके यूपीपीएसएस में आए हैं, तो 4 क्वेश्चंस लगभग आपके नहीं है, वो आपको मैं मॉर्निंग में लेके करा दूंगी, वो भी कंप्लीट हो जाएगा कि हाँ उनके आंसर्स क्या होंगे, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, थैंक यू सो मच।